नमस्कार। आई होप यू मस्ट बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आप सभी का मैं इस सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन कोई आम सेशन नहीं है, बल्कि इस सेशन में बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। अगर मैं सेशन की शुरुआत में कुछ कहना चाहता हूं तो मैं बस इतना सा कहना चाहता हूं कि ये महज एक आज की ही क्लास नहीं होगी। ये क्लास आगे भी बढ़ती रहेंगी। देखिए, पूरा ग्रामर का कोर्स सही ढंग से नहीं हो सकता यूट्यूब पे, तो उस सेक्शन पे मैं इतना काम ना करके एक कंप्लीट कोर्स कराने जा रहा हूं मैं आपको, और वो कोर्स होगा हमारा राइटिंग स्किल्स का कोर्स। अब इसमें सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नजरिए को रखते हुए आप इस क्लास को देखने वाले हैं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हर चीज में सीखने लायक कुछ ना कुछ बना हुआ है। अब वो सीखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है कि वो उसको देखता कैसे है। अब जहां तक बात इस सेशन की है, तो इस सेशन में होगा क्या बच्चों, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी उठा लो, एसएससी उठा लो, और भी अनगिनत एग्जाम्स हैं जिनमें राइटिंग सेक्शन को लेके क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपसे एस्से लिखवाया जाता है, कभी आपसे लेटर लिखवाया जाता है, कभी प्रिसाइज, तो कभी अलग अलग चीजें आपके एग्जाम में आती रहती हैं। चाहे वो स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक चले जाएं या किसी भी स्तर पे चले जाएं, ये चीजें आपके बहुत काम की हैं, ऐसा मेरा और आप सबका मानना भी है। हम कई बार तो बहुत सारा पैसा पे करते हैं इन छोटे छोटे सेक्शंस को सीखने के लिए। आप चाहें तो इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आज से आप यूट्यूब पे हमारे यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर चाहे वो ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, उन सबको लेके क्लासेस डलेंगी। अब आप देखते रहिए कि कैसे आप उसके नोट्स बनाते हो, कैसे चीजें करते हो। एक बात और मैं आपको यहाँ पे अब कहूंगा कि आज ऐसे राइटिंग की हम क्लास लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अभी यू हैव हर्ड मी राइट। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं ऐसे राइटिंग। अच्छा, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, किस तरीके से ऐसे को लिखा जाता है, एक तो ये बात मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। दूसरी बात मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा सबसे पहले, वो मैं ये डिस्कस करूंगा कि जब कभी भी आप एक ऐसे को लिखते हो तो उसका पढ़ने वाला, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उसका पढ़ने वाला यानी कि आपका एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़कर आपके बारे में क्या सोचता है, ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे अगर ऐसे राइटिंग अच्छा करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमेशा ऐसे बच्चों को मैं कहता हूं, अगर ऐसे राइटिंग सही करना है तो आज की इस क्लास में आने वाली 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे राइटिंग को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। तीसरी चीज, एक ऐसे किस तरीके से बनता है, ये भी बात आप मैं डिस्कस करूंगा। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ऐसे किस किस तरीके से बनता है, उसमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो महज वो कुछ रूल्स नहीं होंगे, बकायदा मैं एक प्रैक्टिकल टॉपिक आपके बोर्ड पे लूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन दैट वन। मैं एक टॉपिक को लिखूंगा यहाँ बोर्ड पर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप क्या, कि यहाँ आज आपके सामने मैं एक ऐसे बोर्ड पर लिखूंगा और उस ऐसे के लिखे हुए रूप से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे एक ऐसे को लिखा जाता है। अब मैं विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई क्लास। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि व्हेन यू राइट डाउन एन एसे, जब आप एक एसे को लिखते हैं, द रीडर मीन्स योर एग्जामिनर, हाउ डज ही टेक इट, वो कैसे इसको लेता है। मैं ये बातें आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। माई क्लास इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, मैं दोनों भाषाओं को इसमें यूज करूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं शुरू करता हूं। व्हेन यू राइट डाउन एन एसे, आई ऑलवेज से वन थिंग टू माई स्टूडेंट्स। एक बात और बच्चों, ऐसा नहीं है कि YouTube पर आके मैं ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग फिनिश करके आपको कह दूंगा सेंटर पे जब कोचिंग खुलेगी क्या कि भैया आप YouTube पे से इसका कोर्स कर लीजिएगा। नहीं बेटा, ये क्लास में भी ऐसा कैसा आपको कोर्स कराया जाएगा। क्लास में भी आपको लेटर ऐसे राइटिंग के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं शुरू करता हूं बेटे, बड़े ध्यान से सुनना। व्हेन यू राइट डाउन एन एसे, जब आप किसी ऐसे को लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहना बेटा। इट रिप्रेजेंट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है। Thus it becomes a test not only of your knowledge but also of your thoughts and imagination. So I always say one thing, when you write down an essay, it reflects your personality. You must not forget this one. It reflects your personality as well as your ability to weave disintegrated bits of information to a थ्रेड ऑफ यूनिटी। मैं अगर ऐसे कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब आप किसी भी ऐसे को लिखते हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है कि आपका नजरिया कैसा है,
और जब वो आपके नजरिए को दिखाता है तो ये जो टेस्ट बनता है, ऐसे राइटिंग का जो टेस्ट बनता है, वो केवल आपकी नॉलेज का ही नहीं बनता बल्कि आपके विचारों का और सोचने की क्षमता का भी बनता है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहता हूं कि जब आप किसी ऐसे को लिखते हो तो वो राइटर की पर्सनैलिटी को दिखाता है कि किस तरीके का व्यक्तित्व वो व्यक्ति रखता है, और साथ ही साथ एक काबिलियत को भी दिखाता है कैसे आप अलग अलग जो बटी हुई इंफॉर्मेशन उनको जोड़कर एक साथ यूनिटी में दिखाने की ताकत रखते हो। ये सब कुछ आपके ऐसे राइटिंग से आता है। तो सबसे पहली बात बेटा जी, वेन एवर यू राइट डाउन एन एसे, जब आप एक ऐसे को लिखते हैं तो ऑलवेज थिंक ऑफ दिस, इसके बारे में जरूर सोचिए कि जो मैंने लिखा है उसके आधार पर मेरा एग्जामिनर मेरे बारे में कोई विचारधारा बनाएगा, उसके आधार पर मेरा एग्जामिनर मेरी काबिलियत को चेक करेगा, उसके आधार पर मेरा एग्जामिनर मेरे इमेजिनेशन की ताकत, मेरे विचारों की ताकत, मेरी नॉलेज की ताकत को देखेगा। ये सब कुछ आपके उस एसे के पहले सेक्शन से आता है जिसको पढ़कर देखता है। अब मैं चाहूं तो सीधा आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं बच्चों कि मेरा 1 मिनट का टॉक और बड़े ध्यान से सुनिए आपके साथ जो होने वाला है। There are thousands of students, हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं, they want to ace their writing skills. They want to ace. Ace का मतलब ace का मतलब बेहतर बनाना होता है बेटा। They want to ace their writing skills. वो अपनी writing skills को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। And I always say one thing, it can be done. It can be done. ये हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो क्या। It's undeniable the most important component of essay writing. Please listen to me carefully. It's undeniable the most important component of essay writing skills is matter. I always say one thing to my students. Each subject has something to said about. Each subject has something to said about. But if you lack in the matter, it is really a serious difficulty. If you want to gain command over writing skills, I always say you need extensive reading. But reading of what? I always say two things: notes and books. All those articles, all those books which are based on history, travel, biography, science. Please listen to me. I'm saying what? The books and articles which are based on history, travel, biography, science, and current social, economic, and political issues, they are going to work wonder for you people. ये बहुत कमाल करने वाले हैं आपके लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इसे हिंदी में बोल दूं आप सबके लिए। मैंने क्या बोला, ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि एक ऐसे राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी चीज को लिखते हो तो मैटर। अगर आपके पास मैटर ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या। फिर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास सच में मैटर नहीं है तो ये सोचने वाली एक बात है और बड़ी समस्या भी है आपके लिए। इट्स अ ग्रेव प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। तो हमेशा कहता हूं अगर आप इस चीज में लैग करते हैं बच्चों, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप सबसे पहले आपके आसपास की कुछ चीजों को पढ़ना शुरू करें। ऐसी बुक्स और आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें जो हिस्ट्री पर बेस्ड है, ट्रेवल पर बेस्ड है, किसी की बायोग्राफी पर बेस्ड है, साइंस पर बेस्ड है, या फिर आसपास के करंट जो सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और इकोनॉमिक यानी कि एक आपके अर्थव्यवस्था से जुड़े जो इश्यूज होते हैं उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि जस्ट इतना ही नहीं, बिसाइड्स दैट यू नीड टू गो थ्रू ऑल दोस, यू नीड टू पे योर अटेंशन, यू नीड टू पे योर अटेंशन टू द टॉक्स टेकिंग प्लेस अराउंड यू, बिटवीन यू एंड द पीपल अराउंड यू। जो आप और आपके आसपास के लोगों के बीच में जो विचार, जो बातें हो रही हैं, कॉन्वर्सेशन, उन पर आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके रियली, मैं हमेशा कहता हूं, दोस टॉक्स एनरिच योर माइंड विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। वो बातें आपके दिमाग को एनरिच करती हैं विचारों से और एक ज्ञान से। इससे आप नकार नहीं सकते। ये चीजें आपको कही। अब मैं चाहता हूं कि देखिए, मैंने अब आपसे डिस्कस किया कि कैसे आप अपने राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं ऐसे की, तो मैंने आपको फिर दोबारा से रिपीट करना, सच में आपको वो सारी किताबें, आर्टिकल्स जो पढ़ने चाहिए जो किसी हिस्ट्री पर बेस्ड है, ट्रैवल पर बेस्ड है, बायोग्राफी पर बेस्ड है, साइंस पर बेस्ड है, और आसपास के जो करंट के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर बात देनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जो आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच में होती हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हर टॉपिक ऐसा नहीं होता जो किसी डेटा बेस्ड होता है, कई बार टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक यानी सोशल चीजों पर बेस्ड होते हैं। और जब चीजें सोशल इश्यूज पर बेस्ड होती हैं तो आपकी जो सोशल लाइफ है वो आपको बहुत मदद करती है कि कैसे चीजों को लिखा जाता है। बच्चों अब आगे बात एग्जामिनेशन की। सोचो आपका सब कुछ अच्छा है, आप मैटर बहुत अच्छा जानते हैं, आपको सब कुछ पता है कि जो आप लिखोगे उसी से आपका एग्जामिनर आपके बारे में विचारधारा बनाएगा, ये सब आप जानते हैं। और नाउ यू आर इन योर एग्जामिनेशन एंड एन essay हैज बीन गिवन टू यू पीपल, और आपको एक ऐसे दिया गया है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन ऑन दैट, और आपको कहा जा रहा है कि इसके ऊपर लिखे। तो यहां मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नेवर स्टार्ट राइटिंग डाउन योर essay विदाउट कंtemplating, बिना सोच विचार करे आप सीधा अपने ऐसे को लिखना बिल्कुल शुरू ना करें। मैं हमेशा यहां पर कहता हूं बेटा दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात मैं यहां पे चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें, जब आप एग्जाम में जाएं तो सबसे पहला काम आप ये करें कि पहली चीज डिफाइन द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट। पहली चीज बेटा डिफाइन द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट, एंड सेकंड थिंग बेटा यहां पर मैं कहना चाहता हूं मेक एन आउटलाइन। बेटा बहुत गहराई से इसको पढ़ाऊंगा, मैं बहुत डीप जाकर चीजों को समझाऊंगा, अब बस एक एक करके सुनते रहना, समझते रहना। डिफाइन द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट, सबसे पहली चीज आती है कि आप अपने सब्जेक्ट का स्कोप बड़ा डिफाइन कर लें। यहां इतना इंपॉर्टेंट विषय है ये जो आपके राइटिंग स्किल्स के अंदर एक ताकत भर देगा और आपकी सोच ही बदल देगा। देखिए कैसे, अगर आपको यही नहीं पता कि व्हाट डज माय एसे डिमांड, व्हाट डज माय टाइटल डिमांड, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका एसे डिमांड क्या करता है तो आप उसमें लिखेंगे क्या। सबसे पहली चीज आती है कि यू नीड टू कंटेम्पलेट, आपको सोचने की जरूरत है कि व्हाट डज योर टॉपिक डिमांड, आपका टॉपिक डिमांड क्या करता है, वो सब्जेक्ट क्या मांग रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक आप ये चीज नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी अपने सब्जेक्ट के स्कोप को नहीं समझ पाएंगे। चलो इसको एक साधारण से एग्जांपल से बताता हूं। मैं आपके सामने दो अलग अलग ऐसे दिखाता हूं, देखिए कैसे। इंडियन फिल्म्स पहला मेरा, दूसरा देखिए द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑन द यूथ। मैं दोनों टॉपिक को एक बार फिर बोलता हूं। इंडियन फिल्म्स पहला टॉपिक है मेरा, दूसरा टॉपिक द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑन द यूथ। क्या इन दोनों के दोनों टॉपिक का स्कोप एक हो सकता है? कभी भी नहीं। इंडियन फिल्म्स के बारे में जो लिखा जाएगा और जो इंडियन फिल्म्स का प्रभाव यूथ के ऊपर लिखा जाएगा, दोनों विचार ही अलग है। पर हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज गेट मिसलेड विद कपल ऑफ वर्ड्स इन द टाइटल। जो हमारा टाइटल होता है बेटा, जो हमें विषय दिया जाता है जिसके ऊपर लिखना होता है, उसके कुछ शब्दों से हम भ्रमित हो जाते हैं, और इस हद तक भ्रमित हो जाते हैं कि हम उसमें गलत इंफॉर्मेशन ऐड कराते हैं। इंडियन फिल्म्स क्या देखी टॉपिक के अंदर, और उठा के आपने इंडियन फिल्म्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टॉपिक्स। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और ये बात हम नहीं समझ पाते। तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स नेवर एवर गेट मिसलेड विद एनी वर्ड, नेवर एवर गेट मिसलेड बाय एनी वर्ड इन द टाइटल। किसी भी एक शब्द से आप अपने टॉपिक के अंदर मिसलेड मत होजिएगा। ये मत देखिएगा इसमें इंडियन फिल्म्स लिखी है तो इसमें इंडियन फिल्म्स के बारे में ये लिखूंगा, अच्छा बुरा ये सब कुछ। वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि उसके बारे में अच्छा बुरा पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज होती है बेटा डिफाइन द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट। तो करना क्या बेटा, सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए तो बैठ के सोचिए उस विषय के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूं, जॉट डाउन। जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है बेटे कि जो भी चीज आपके विचार में आती है जल्दी 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 उसे रफली कहीं पर नोट कर लीजिए। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर हमें लिखने का थोड़ा सा स्पेस तो मिलता है। तो सबसे पहले एक चीज करें कि अपने दिमाग में जॉट डाउन कर लें वो सारी बातें जो उस विषय से जुड़ी आपके दिमाग में है। और उसके बाद अगला काम आपका शुरू होता है मेक एन आउटलाइन। जो भी कुछ आपने इंफॉर्मेशन, जो बातें आपने जॉट डाउन की हैं, उनको क्रम वाइज यानी कि एक सीक्वेंस में क्या कर दें, उसका एक आउटलाइन तैयार कर लें। और जब उसका आप आउटलाइन तैयार कर लेंगे तो तब आप उसको आराम से लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहली बात बेटा
सोचना तो हमेशा पड़ता है किसी भी टॉपिक को लिखते वक्त। सुनना बड़े ध्यान से बेटे, ऐसा नहीं होता कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं और आपको कभी उसमें सोचना ही ना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। सोचना तो हमेशा ही पड़ता है, पर सोचने के लेवल भी दो होते हैं। कुछ बच्चे टॉपिक लिखने से पहले सोचते हैं कि मुझे लिखना क्या है, और कुछ बच्चे आवेश में आके 3 लाइन 4 लाइन पता होने के बाद पहले 4 लाइन तो लिख लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं क्या लिखूं, और यहां आप फंस जाते हो। ये चीजें ऐसे नहीं चलती बेटा, अच्छा स्कोर कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं मिलता। आप अपने घर से प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छे एसे राइटिंग को मतलब अच्छे राइटिंग स्किल्स बनाना चाहते हैं, पर उनके घर पर उनके पास एक नॉर्मल एक राइटिंग की कोई किताब भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे अच्छे ऐसे लिखना चाहते हैं, पर उनके पास आज तक कोई ऐसे की किताब नहीं है। मन से बैठकर 3 टॉपिक भी नहीं पढ़ के देखे, उनमें से इंफॉर्मेशन भी निकाल के नहीं देखी। तो तभी तो कहते हैं काल्पनिक जीवन होता है और एक वो जीवन होता है जो प्रैक्टिकल होता है। काल्पनिक जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में हम जो चाहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप सच में राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहली जरूरत आपकी ये है कि आप अच्छे से अच्छे किताबों को सर्च कीजिए। मैं आपको किताबें बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए। अच्छी किताबें आप उसमें पढ़िए, आर्टिकल्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, और मैंने बताया किस विषय में पढ़े, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री पर जो चीजें बेस्ड हैं वो पढ़िए, ट्रेवल पर बेस्ड है, बायोग्राफी पर बेस्ड है, साइंस पर बेस्ड है, और जो आपके आसपास करंट सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उन पे ध्यान दीजिए। बिसाइड्स दैट, इसी के साथ साथ वो बातें जो आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच में होती हैं उनको बड़े ध्यान से सुनिए कि कैसे विचार हैं। हमेशा ऐसे में फैक्ट नहीं दिए जाते। ये आदत बनाइए, घर पे बैठकर पहले चीजों के बारे में सोचो कि मुझे लिखना क्या है, फिर उसे क्रमबद्ध करो और फिर लिखते चलो। कम समय में ज्यादा लिख के आओगे, गलतियां कम करोगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं अगली बात आपको यहां पे डिस्कस करके बताऊं। नेक्स्ट क्या, देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि व्हेन यू आर इन योर एग्जामिनेशन, ऑलवेज थिंक ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट, डिफाइन द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट का डिफाइन करो स्कोप, और दूसरी चीज है मेक एन आउटलाइन, उसकी आउटलाइन बनाइए। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे बेटा, आप ये भी देख लेंगे भाई मुझे लिखना क्या है, आप ये भी क्रमबद्ध कर देंगे कि मुझे पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, तो उसके बाद अगली चीज आपके लिए क्या मायने रखती है बेटा, वो मैं बताता हूं। वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इन सो मेनी स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज नोटिस की बहुत सारे बच्चों में, दे डोंट नो व्हाट डज एन एसे कंसिस्ट ऑफ। उनको पता ही नहीं होता कि एक एसे किस चीज से मिलकर बना होता है। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जब भी कभी हम एक एसे को बनाते हैं बेटा, तो एसे के अंदर 3 सेक्शन होते हैं बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन आता है दैट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन। कुछ लोग इसे बिगिनिंग कहते हैं तो कुछ लोग इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। मैं कहता हूं सबसे पहली चीज जो हमारे एसे में आती है दैट्स आर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है बेटे हमारा बॉडी। अगला जो सेक्शन आता है हमारा बॉडी आता है बेटा, और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है कंक्लूजन। अगली चीज आती है बेटा कंक्लूजन। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने लिखी बेटे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। किसी भी ऐसे को आप लिखेंगे जाकर एग्जाम में तो ध्यान देना उसका क्रम यही होगा बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना है उसका बॉडी, और बॉडी के बाद उसका आ जाएगा कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं और कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, एक काम करते हैं, बताने के साथ साथ इसको अप्लाई करके भी दिखाते हैं। तो मतलब अब मैं एक प्रैक्टिकल टॉपिक आपके बोर्ड पे लेने जा रहा हूं जिसके बारे में आज मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। टॉपिक बड़े ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए क्या, ये टॉपिक मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दिया जो मेरे पास रोहतक पढ़ता था, और आजकल वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो उनको यूपीएससी के किसी टीचर ने बेटा उनको एक टॉपिक दिया, और वो टॉपिक उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देख रहा होगा आज, मैंने कहा था कि बेटा मैं 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर वीडियो देता हूं। उसने मुझसे पूछा कि सर आर वी हैप्पियर देन आर 4 फादर्स। ये टॉपिक है बेटा, बड़े ध्यान से देखिए। आर वी हैप्पियर देन आर 4 फादर्स। 4 फादर्स हमारे पूर्वज होते हैं। तो यहां पर 2 व्यक्तियों के विषय में बात है,
बड़े ध्यान से सुनना, मैंने एक बात कही थी कि सबसे पहले अपने टाइटल को, जो ऐसे आपको दिया जाता है, उसके टाइटल को बड़े गौर से सुनिए, बड़े गौर से उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें दो लोगों के विषय में बात चल रही है, एक हम जो आज इस पीढ़ी में जी रहे हैं, और एक हमारे पूर्वज जो हमारे जी के चले गए, वो जो पहले थे। और क्वेश्चन देखिए, कंपैरिजन के आधार पर क्या पूछा जा रहा है, क्या हम अपने पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं? सोच के देखिए, उसके एग्जामिनर ने, जो स्कूल वहां पे उस कोचिंग में उसको पढ़ाता है, उसने कितना बच्चों के दिमाग से खेला होगा। एक ऐसा टॉपिक दिया जिससे लिखने वाले की पर्सनैलिटी 2 सेकंड में पता चल जाएगी किस सोच का व्यक्ति है। सोचो, मैं इसके बारे में अब सोचने पे मजबूर करता हूं। अगर मान लो मैं अपने टॉपिक में ये लिख दूं कि हां, मैं ये प्रूव कर दूं कि हां हम अपने फोर फादर से ज्यादा खुश हैं, तो इसका मतलब मेरी सोच ऐसी है कि जिसमें मुझे कहीं भी अपने पास्ट के इतिहास के, जो जिनसे हम पूर्वजों से बने हैं, उनके अंदर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। मतलब केवल हम ही खुश हैं, वो तो खुश थे ही नहीं। हम उनसे ज्यादा खुश हैं, तो उसका मतलब मुझे इनके बारे में नेगेटिव बोलना पड़ेगा। और अगर मान लो मैं यहां पर ये लिख बैठा कि नहीं, हम खुश नहीं है, हमारे पूर्वज ज्यादा खुश हुआ करते थे, तो यहां पर भी मेरा एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई देगा, कि मतलब मुझे अपने अंदर नेगेटिविटी दिखाई देती है और वहां सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। इस टॉपिक में बड़े ध्यान से देखिए, आप बारीकी से एक बात फील कर पा रहे नहीं कर पा रहे, दैट आई डोंट नो, बट मैंने फील करी, मैंने बैठ के इसको सोचा, मैंने जॉट डाउन किया हर एक चीज को कि मुझे क्या इसमें सोचना चाहिए। तो मैंने एक बात इसमें देखी कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इस युग में जो हो रही हैं और हमें ज्यादा बेटर बनाती हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी उस पास्ट में भी थी जो उनको हमसे बेहतर बनाती थी और हम वहां पर लैग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका इतना सा मतलब है कि मुझे ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, कि जिसके आधार पर मैं ये प्रूव कर पाऊं कि हम भी खुश हैं और वो भी खुश थे। जितने खुश हम हैं उतने खुश वो थे। हाँ, कुछ चीजों में हम बेहतर हैं तो कुछ चीजों में वो बेहतर थे। इसमें हमारा अनबायस्ड, बेटा बड़े ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। जब भी आप राइटिंग करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, एक बायस्ड होना, एक अनबायस्ड होना। जब हम किसी चीजों को लेके बायस्ड होते हैं तो उसका मतलब हम उसमें गलत पक्ष ले रहे होते हैं, और अनबायस्ड का मतलब निष्पक्ष खड़े होते हैं, आप दोनों को न्यूट्रल होकर देख रहे होते हो। तो इवन हैंडेड, ईमानदार होना चाहिए आपको। व्हेन यू राइट डाउन एनी टॉपिक, आपको ईमानदारी के साथ एक टॉपिक लिखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्या विचार है, ये सोचना चाहिए समाज का क्या विचार है। आपने गौर दिया होगा, मैंने एक बात बोली थी कि आप केवल इन किताबों को मत पढ़िएगा जो हिस्ट्री, ट्रैवल, बायोग्राफी, साइंस और करंट इश्यूज पर बेस्ड थी। आप साथ ही साथ उस कॉन्वर्सेशन को भी अपने दिमाग में रखिएगा which is taking place between you and the people around you, जो आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच में हो रही है। उन विचारों से क्या मिलेगा आपको कि आपकी सोच क्या है तो समाज की सोच क्या है। किसी भी टॉपिक को अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो उसमें समाज की सोच तो डाली जा सकती है, पर अपनी सोच को कभी मत डालना, क्योंकि अपनी सोच डालने पर एग्जामिनर उसमें आपको स्कोर नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने आपके विचार नहीं पूछे, मैंने पूछा इस टॉपिक पर क्या मानना है। क्या हम टॉपिक पे हम पूछा है, आप नहीं पूछा। ये नहीं पूछा आर यू हैप्पियर देन योर फोर फादर्स, किसी एक के व्यक्ति के बारे में बात नहीं चल रही, बल्कि पूरे समाज के बारे में बात चल रही है। अब पॉइंट और आता है बेटा, तो इसका मतलब इस टॉपिक को जब हम लिखेंगे तो वी हैव टू बी अनबायस्ड, हमें अनबायस्ड होना पड़ेगा, सबको बराबर रख के चलना पड़ेगा। अगली बात बेटा मैं यहां पर शुरू करता हूं, बड़े गौर से सुनना बेटा, अगली बात क्या है। अब पॉइंट आता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे करना है। बेटा यहां पे कभी भी एक गलती मत कर बैठना, बेटा मेरे ध्यान से सुनिए। नाउ आई विल स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। आई ऑलवेज से और टीच दिस टू माई स्टूडेंट्स, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात पढ़ाता हूं कि योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी वेरी इफेक्टिव। आपका इंट्रोडक्शन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, बट ब्रीफ, पर वो ब्रीफ भी होना चाहिए। व्हेन यू राइट डाउन योर इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन मैटर्स अ लॉट। जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसका जो पहला लाइन होता है वो बहुत मायने रखता है। आई ऑलवेज फील द फर्स्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी एक्सप्लेनेटरी। जो आपके इंट्रोडक्शन की पहली लाइन होती है वो एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज के बारे में पूरा पूरा आपके टॉपिक जो आपको दिया गया है उसको पूरा पूरा समझाने की ताकत रखती हो, ऐसी आपकी लाइन होनी चाहिए। बट विदाउट दी हेडिंग्स हेल्प, यानी कि जो आपको हेडिंग दिया गया है इसकी हेल्प के बिना आपको वो इंट्रोडक्शन की पहली लाइन लिखनी, ये पहली बात होती है बेटा। अब मैं दूसरी बात की तरफ चलता हूं बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए। सेकंड पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना बेटा।
व्हेन यू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन, जब आप इंट्रोडक्शन को लिखते हैं तो एक बात बिना हमेशा ध्यान देना, इट कैन बी अ स्टेटमेंट, कैन बी द डेफिनेशन ऑफ योर टॉपिक, कैन बी एनी डाटा विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक, कैन बी एनी इंसिडेंट विच लीड्स टू द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. बट when you write down these things, it must have that effectiveness that your writer must feel up to the mark. I always say one thing to my students, दो चीजें सबसे ज्यादा एग्जामिनर पढ़ता है, एक आपका इंट्रोडक्शन और एक आपका कंक्लूजन. मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दो चीजें आपका एग्जामिनर सबसे ज्यादा पढ़ता है, एक आपका इंट्रोडक्शन और एक आपका कंक्लूजन. अगर एग्जाम्स अच्छे लेवल के हैं, टाइम ज्यादा होता है, स्कोर ज्यादा होता है, तो फिर वहां पर दो चीजें के अलावा तीनों चीजें पढ़ेगा, आपका बॉडी भी पढ़ के देखेगा. अब मैं चाहता हूं कि कैसे आप इंट्रोडक्शन को लिखें और इंट्रोडक्शन में छोटा भी हो और इफेक्टिव भी हो. ये बात मैं शुरू करता हूं. बेटा बॉडी में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, अभी बताऊंगा. अभी मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया क्या लिखते हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. दूसरी बात मैंने कही कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जो पहली लाइन होती है वो बहुत कीमती होती है. पहली लाइन पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने का दम रखती हो, ऐसी होनी चाहिए. तीसरी बात मैंने कहा कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी भी चीजें आप लिखोगे वो सारी की सारी चीजें आगे का जो ऐसे है आपका जिसको आप लिखने वाले हो उसको डिफाइन करने का दम रखती हो. अब मैं शुरू करता हूं, बेटा बड़े ध्यान से देखना. मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख के दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए कैसे. पहला, हैप्पीनेस. मैं थोड़ा सा छोटा लिखूं बेटा क्योंकि जगह कम है, लिखना बहुत ज्यादा है. हैप्पीनेस इज एन ambiguous and relative term. Look at my first line beta. Happiness is an ambiguous and relative term. मेरी ताकत देखिए पहली लाइन की आप. हैप्पीनेस जो है वो एक एम्बिगुअस और रिलेटिव टर्म होती है. बेटा एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल के आते हैं, स्पष्ट नहीं होता. कई सारी चीजें अगर एम्बिगुअस कहा तो उसका मतलब एक से ज्यादा अर्थ रखता है, कई सारे मीनिंग होंगे. और रिलेटिव का मतलब बेटे कंपैरेटिव है, इसका मतलब तुलनात्मक है. देखिए बड़े ध्यान से, इस शब्द से आपने आगे अपने ऐसे में जो भी लिखने वाले हो उसको दिखा दिया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तुलना करनी भी पड़ेगी किससे, हमारे फोर फादर से. मेरे दोनों के दोनों शब्दों को बड़े ध्यान से देखना. ये बड़े ध्यान से तैयार किया गया एक ऐसे है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, दम आएगा, मजा आएगा. बड़े ध्यान से सुनना. जो भी बच्चे अब इसे देखना शुरू कर रहे होंगे तो एक काम करना, इसको बैक जाके शुरू से देखिए मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया है. मैं ऐसा बीच में बोलता रहूंगा. हैप्पीनेस इज एन एम्बिगुअस एंड रिलेटिव टर्म. हैप्पीनेस एक ऐसा टर्म है जो एक से ज्यादा अर्थ रखता है, इसको किसी एक शब्द से नहीं समझा जा सकता. और दूसरा ये तुलनात्मक है, इसका कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है. अब मैं इसको प्रूव करता हूं बेटा, जो मैंने लिखा वो कैसे लिखा और क्यों लिखा है. अब देखना बेटे, जब भी किसी पैराग्राफ को आप लिखते हो तो उसे जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा है. तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख के दिखाता हूं. इफ वन पर्सन फाइंड्स हैप्पीनेस इन austerity, penance and renouncement, the other person is happy in leading a life to the full. आगे एक बार थोड़ा सा और लिख देता हूं बेटा, मैं बोलता चलूं. अच्छा, जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे उसका मैं ऐसा कैसा उसको अपने हाथों से लिखे नोट्स को भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, वहां से भी आप इसको देख लेना.
मैं जो बोर्ड से नहीं समझ पाए बेटा, इसको पूरा डिटेल चाहते हैं कि सर मैं इसको लिखा हुआ चाहता हूं, तो मैं खुद अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। पर आप इसे देखते चलें बेटा, देखिए क्या लिखता हूं आगे देखना। अ बोहीमियन एंड अ recluse are both happy in their own ways। देखिए बेटा, बोहेमियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र, मतलब एक फ्री लाइफ को जीता है, मतलब अपने तरीके से आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं और अपने तरीके से ही जीवन को जीते, उन्हें बोहेमियन कहते हैं। रिक्लूस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, से ध्यान से पढ़े, रिक्लूस इसको पढ़ा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ गया, त्याग दिया और एक मतलब अलग ही जीवन जी रहा है। ये मैं बताऊंगा, ये सारे वर्ड मैंने क्या लिखे हैं। अब बोहेमियन एंड रिक्लूस आर बोथ हैप्पी इन देयर ओन वेज। अब देखिए बड़े ध्यान से, दी desire for happiness is universal। Men may find happiness in achieving something, but once it is achieved, he is as unhappy as ever। बड़ा ध्यान देना बेटा, दम लगा दिया इस बात को मैंने लिखने के लिए। अब देखना इसमें कितना जबरदस्त हमने इसमें डेफिनेशन लिखा है। ही इज एज अनहैप्पी एज एवर। इट इज सेड दैट गॉड्स कैन बी मेड हैप्पी बट नॉट men। Look at the introduction I have given to you people on the board। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा आपके बोर्ड पर, आप इसे समझने की कोशिश करना बेटा, ये क्या लिखा है। मैं इसको पढ़ देता हूं आप सभी के लिए, है ना, ठीक है। इसमें एक एक करके समझाता हूं। वंस इट इज अचीव्ड, ओके, ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहां मैंने जो नीचे लिखा है मैं इसको साफ कर दूंगा बेटा, यहां से मैं इसे ऊपर लिख दूंगा। और बड़े ध्यान से देखना बेटा, मैं शुरू करता हूं। देखिए क्या हैप्पीनेस जो है, इस इंट्रोडक्शन को देना, मैं इसको ऊपर भी लिखूंगा बेटा, जो नीचे की दो लाइन नहीं आ पाई ना, मैं ऊपर लिख दूंगा इसे। हैप्पीनेस जो है वो एक एम्बिगियस और एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब इसको एक अर्थ में नहीं समझा जा सकता, इसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। और साथ ही साथ ये एक तुलनात्मक टर्म भी है, और मैंने इसको प्रूव करा कैसे है, देखिए जरा ध्यान से। अगर एक इंसान को खुशी मिलती है, ऑस्टेरिटी होता है बेटे साधारण जीवन, ऑस्टियर शब्द से निकला वर्ड है। ऑस्टियर का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अननेसेसरी चीजों को यूज ही नहीं करता, बहुत साधारण सिंपल सा जीवन जीता है, तो उसे ऑस्टियर बोलते हैं। ऑस्टेरिटी साधारणता होती है, यानी कि सब कुछ व्यर्थ की चीजों में ना पड़ के बहुत सिंपल सा नेसेसरी चीजों को जिले के जीना। किसी लोगों को कहते हैं ना, अगर एक इंसान को खुशी मिलती है साधारण में होने में। पेनेंस का मतलब होता है बेटा जब हम किसी भी चीज को लेके पश्चाताप कर रहे होते अपने पापों को लेके उसमें। और रीनाउंसमेंट का मतलब किसी चीज का त्याग होता है। कहते हैं अगर एक आदमी को खुशी मिलती है साधारण पश्चाताप और त्याग वाले जीवन में, तो दूसरे को खुशी मिलती है एक ऐसा जीवन जीने में टू द फुल। टू द फुल का मतलब है बेटा, मैं बड़े ध्यान से सुनो, टू द फुल का मतलब है सब कुछ है, सारे सुख साधन है, उसे टू द फुल कहते हैं। तो दूसरे को मजा मिलता है एक ऐसे जीवन जीने में जिसमें सब कुछ है। कहते हैं अब बोहेमियन, यानी कि एक जो बोहेमियन होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एक ऐसा आर्टिस्ट जो फ्री जीवन जीता है, और एक रिक्लूस होता है जो सब कुछ त्याग करके साधु सन्यासी वाला जीवन जीता है। वो दोनों ही अपने
तरीके से खुश होते हैं। कहते हैं कि हैप्पीनेस को लेके जो डिजायर होती है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है, मतलब हर कोई व्यक्ति इसके बारे में सोचता है। आगे अगर मैं इसके बारे में आपके सामने लेके आता हूं तो उसमें देखिएगा, हाँ मैंने लिखा कि मैन जो है वो उसको खुशी मिलती है, मैन में फाइंड हैप्पीनेस, आदमी को खुशी मिल सकती है किसी चीज को पाने में, पर जब उसको वो चीज मिल जाती है, बट वंस इट इज अचीव्ड, मैं ऊपर लिख देता हूं बेटे यहां पर, बड़े ध्यान से देखना, बट वंस इट इज अचीव्ड, मुझे ये तो करना पड़ेगा बेटे, बट वंस इट इज अचीव्ड he is as unhappy as ever, वो उतना ही नाखुश हो जाता है जितना हमेशा से रहा है। ये बात सच भी है। अब देखिए क्या कहते हैं, इट इज सेड दैट गॉड्स कैन बी मेड हैप्पी but not men, कहते भगवानों को खुश किया जा सकता पर इंसान को खुश नहीं किया जा सकता। अब जरा गौर दीजिए बेटा, मैंने जो इंट्रोडक्शन आपके सामने लिखा, इस इंट्रोडक्शन की ताकत को देखिए, इसमें 1% कोई व्यक्ति गलती नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि जो मैंने, हाँ देखिए इंट्रोडक्शन आप किसी भी तरीके से इसका लिख सकते थे, पर जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें आप कमी देखिए कहीं नहीं मिलेगी आपको। एक एक चीज को इतनी बारीकी से मैंने लिखा और फिर उसको जस्टिफाई किया। मैंने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन जस्टिफाई किया बेटा, आगे तक मैंने लिखने के लिए ताकत बना दी कि मैं आगे टॉपिक में क्या क्या लिख सकता हूं। एक बात और मैं कहता हूं, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसी के आधार पर यह तय हो जाता है कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हैं और उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो आप ये मत सोचना पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन को होता है आप एवं ही लिख दोगे, बेटा वो टॉपिक का सबसे मेन हिस्सा होता है जिसके आधार पर आपके एग्जामिनर को यह पता चलता है कि व्यक्ति लिखने वाला क्या है। आपका टॉपिक आगे कैसा होगा, उसमें कितनी ताकत होगी, वो आपका इंट्रोडक्शन दिखाएगा। देखिए मैंने कैसे लिखा, मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको स्पष्ट नहीं बोला, मैंने कहा भाई हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है उसके तो बहुत सारे अर्थ हैं। दूसरा वो तो बड़ा तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक कैसे होता है, मैंने तुरंत प्रूव करा उसको। मैंने कहा भाई एक इंसान को खुशी मिलती है साधारणता में, त्याग में और पश्चाताप में, तो दूसरे को खुशी मिलती है सब कुछ। बढ़िया मजे आने चाहिए, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि यार एक आर्टिस्ट जो फ्री जीवन जीता है उसका अपना ढंग होता है जीने का, तो वहीं पे सन्यासी का अपना ढंग होता है। फिर मैंने कहा यार जो यूनिवर्सल की लेके इच्छा होती है वो तो यूनिवर्सल है भैया, जो डिजायर को लेके इच्छा है, मतलब सॉरी जो हैप्पीनेस को लेके डिजायर, वो तो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी उसको देख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा, बड़े ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा कि भाई एक इंसान को कोई चीज प्राप्त करने में मजा आता है, तो पर वहीं पर फिर मैंने देखो क्या किया, एक चीज को प्राप्त करने में मजा आता है तो पर जैसे ही उसको मिल जाती है वो उतना ही ना खुश हो जाता है जितना हमेशा से था। फिर मैंने कहा यार भगवान को खुश किया जा सकता है, इंसान को नहीं। अब इसका मतलब क्या है, जो मुझे दोनों अनबायस्ड होकर लिखना था कि कहां हम खुश हैं कहां पर वो खुश थे, मैंने कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन की ताकत से ये प्रूव कर दिया क्या कि भैया भगवान को तो हम खुश कर सकते पर इंसान को नहीं। ये होता है बेटा इंट्रोडक्शन, ऐसे लिखा जाता है इंट्रोडक्शन। इसकी काबिलियत बढ़ाएंगे आप, ताकत देंगे इसमें। आगे की तरफ चलता हूं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को देखना जरा ध्यान से। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये इंट्रोडक्शन देखिए छोटा भी था, इंट्रोडक्शन छोटा भी था और इफेक्टिव भी था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा और लीड करके दिखाता हूं। आप अगर कहे तो मैं पूरा भी कर देता हूं, इस टॉपिक को पूरा का पूरा लिख के दिखा देता हूं। देखिए कैसे। अगला पैराग्राफ आता है, द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इज इटर्नल and hence so mankind is never happy। बेटे बड़े ध्यान से देखना, आप किसी भी पैरा, ये बहुत कम बच्चे समझते हैं, आप किसी भी पैराग्राफ को शुरू करते हैं तो हमेशा ध्यान देना बेटा, आप किसी भी पैराग्राफ को शुरू करते हैं अपने ऐसे में तो हमेशा ध्यान देना उसका जो पहला लाइन होता है, जो फर्स्ट लाइन होता है बेटा, वो फर्स्ट लाइन को जस्टिफाई करना पड़ता है। तब तक उस पैराग्राफ में चीजें लिखी जाती हैं जब तक वो बात जस्टिफाई ना हो जाए। तो वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ में बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया भी है, मैंने उनसे बात भी की है
कि जब ऐसे राइटिंग चेकिंग होता है एग्जाम में तो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग जब समय कम होता है तो ऐसे में क्या करते हैं कि पैराग्राफ की हर पैराग्राफ की पहली 2-3 लाइनों को जरूर पढ़ते हैं कि उसने लिखा क्या उसके अंदर। तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट लाइन मैटर्स अ लॉट, ये बहुत मायने रखती है बेटा। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, क्वेस्ट होती है बेटा चाहत, प्यास। द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब बेटा जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो हैप्पीनेस की जो क्वेस्ट है वो तो कभी खत्म होती नहीं। तो इसका मतलब यहां से आपने जस्टिफाई कर दिया, क्या हम अपने फोर फादर से खुश हैं? तो बेटा जब तक हम कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि हैप्पीनेस की जो क्वेस्ट है वो तो कभी खत्म होती नहीं, वो तो हमेशा चलती रहती है। और इसी वजह से जो मैनकाइंड होता है वो कभी भी खुश नहीं होता। अब इसको देखिए प्रूव करना, देखिए कैसे करता हूं इसी बात को प्रूव, देखना कैसे। मैन ईदर लुक्स टू द पास्ट and thinks that his ancestors were happy, or looks to the future and hopes that his डिसेंडेंट्स, बेटा डिसेंडेंट्स जो होते हैं वो आने वाले वंशज होते हैं जो हमारे से आगे आएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी है। और एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे पूर्वज होते हैं जो पहले थे। लुक्स टू द फ्यूचर एंड होप्स दैट हिज डिसेंडेंट्स विल बी हैप्पी, विल बी हैप्पी। और उम्मीद करते हैं कि उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो ज्यादा खुश होंगे। अब देखिए इस लाइन को देखते चलना बेटा, बड़े ध्यान से देखिए। ही इज seldom happy with his lot or his on times। देखना बेटा इसकी ताकत देखो, मैंने क्या लिखा, इसे समझने की कोशिश करो। हमने लिखा बेटा इसमें कि हैप्पीनेस को लेकर जो चाहत होती है वो कभी नहीं खत्म होती। कहते हैं जो मैनकाइंड होता है वो कभी खुश नहीं होता। वो या तो अपने पास्ट में देखता है और सोचता है कि मेरे पूर्वज बड़े खुश हुआ करते थे, या फिर वो आने वाले समय में मतलब देखता है और उम्मीद करता है कि उसके आने वाली जो जनरेशन है वो खुश होगी। वो बहुत कम ऐसा होता है कि अपने प्रेजेंट के साथ खुश होता है। उसके साथ खुश होता है जो उसका प्रेजेंट है, या उसके साथ जो उसको बहुत कुछ मिला है उसके साथ तो वो बहुत कम खुश होता है। लुक एट माई लाइन। अब यहां से देखिए बेटा, मैंने यहां से शुरू किया आपका बॉडी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द बॉडी ऑफ एन एसे। ध्यान देना बेटा, एक बॉडी जो होता है एसे का, ये बहुत मायने रखता है। किसी भी एसे की बॉडी को आप जितना चाहे उतना ज्यादा खींच सकते हैं। अगर आपका लेंथ ज्यादा है एसे का तो आपको बॉडी में बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, और अगर आपके एसे का लेंथ केवल 150, 200, 250, 300 वर्ड का है तो आपको बॉडी में बस 2-3 बातें ही बोल के उसको जस्टिफाई करना है। बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान देना कि नेवर एवर, सर कहते हैं अवॉइड राइटिंग डाउन ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक। हमेशा उन चीजों को अवॉइड करना शुरू करें जो आपके टॉपिक से जुड़ी नहीं है। इस पॉइंट में देखिए बेटा, यहां से लिखे यहां तक के शब्द में कोई एक सिंगल बात मुझे बताओ जो मेरे टॉपिक से मैच ना करती हो। मैंने कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक डिस्कस केवल हैप्पीनेस के ऊपर किया है। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, मैंने यहां से लेके यहां तक मैंने डिस्कस केवल हैप्पीनेस को लेके किया है। और इस पूरे टॉपिक में मैं इसका विशेषकर ध्यान दूंगा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगा जो टॉपिक से जुड़ा नहीं होगा। मेरा सब कुछ टॉपिक से जुड़ा होगा। तो बॉडी में लिखने जा रहा हूं बेटा, बॉडी में क्या होंगे, एक से ज्यादा पैराग्राफ्स आएंगे। एक बात ध्यान देना, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो कोशिश करें उसमें एक ही बात को लेकर डिस्कस करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि पैराग्राफ के अंदर किसी एक मुद्दे पे जो आप डिस्कस करने जा रहे हो, कई बार उसके लिए आपको एक से ज्यादा पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं, ये बात अलग है। तो किसी एक बात को लेके लिखा है तो उसमें एक ही बात को डिस्कस करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बेटा। अब देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ये आपके सामने है। इसे आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसका और अपने पास रख लो, इसको लिख लेना। नहीं तो टेलीग्राम के चैनल पे मैं इसका ऐसा कैसा अपने हाथ से लिखे नोट्स को वहां पे अपलोड कर दूंगा और आप वहां से उसको डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी मैं बॉडी लिख रहा हूं बेटा इसका, देखते चले मैं बॉडी में क्या क्या बात जस्टिफाई करता हूं, कैसे कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करता हूं। बड़े ध्यान से देखना। कहते हैं इट इज प्रोवर्बियल दैट
the world does not progress but changes। प्रोवर्बियल का मतलब एक कहावत है। कहते हैं कहावत है कि जो वर्ल्ड होता है दैट डज नॉट प्रोग्रेस, वो कभी तरक्की नहीं करता बट चेंजेस, वो चेंज करता है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे में से कहेंगे कि सर ये आपने क्या लिख दिया, क्या हम कभी प्रोग्रेस करते ही नहीं? अब वही तो मैं बात कह रहा हूं बेटा, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो उसकी जो पहली लाइन आप लिखते हो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट वन, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों कहा। तो इसी के बात के आधार पर मैं लिखना शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से देखो बेटा। इट इज प्रोवर्बियल दैट द वर्ल्ड डज नॉट प्रोग्रेस बट चेंजेस। अब देखना यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस एंड yielding place to the new one, to the new one। जो पहले ऑर्डर होते थे, काम करने के ढंग होते थे, वो बदल जाते हैं। वो सारी चीजें बदल कर नई चीजों को, इल्ड का मतलब पैदा करना होता है और जगह पैदा करता है नई वाली चीजों के लिए। मैं इसको प्रूव करता हूं, देखिए कैसे। दी प्रॉब्लम्स एंड troubles of earlier times are replaced by new comforts and देखना कमाल देखना, and these comforts have within them the seeds of new problems and troubles। Look at this, see what I have written। इट इज प्रोवर्बियल, एक कहावत है कि जो वर्ल्ड होता है दैट डज नॉट प्रोग्रेस बट चेंजेस, वो कभी प्रोग्रेस नहीं करता बल्कि वो चेंज होता है। और क्या कहता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो चीजें, पुरानी चीजें वो निकलती हैं और नई के लिए स्थान बनाती हैं। कैसे नए के लिए स्थान बनाती हैं? कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं और समस्याएं होती हैं पुराने समय की, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, आर रिप्लेस्ड बाय न्यू कंफर्ट्स, वो नए कंफर्ट्स के साथ बदल जाती हैं। और ये नए कंफर्ट्स जो होते हैं, इनके अंदर खुद बीज होते हैं, सीड्स माने बीज होते हैं नई प्रॉब्लम और समस्याओं के। अब जो नए कंफर्ट्स आपके आ गए, जिन कंफर्ट से आपने सारी समस्याएं निकाल दी, मैं आपको यहां पे अगर कहूं तो इसका एग्जांपल है, हमारे पास पहले सुख साधन नहीं थे एक से दूसरे व्यक्ति के पास जाने का। मैंने जब लिखा तो क्या सोचकर लिखा, बड़े ध्यान से देखो। अपने रिलेटिव्स के पास हम नहीं जा पाते थे तो एक समस्या थी, जाना भी होता तो मीलों चलना पड़ता था, साधन होते तो बड़े बड़े मतलब क्राउडेड होते थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, नई चीजें बनी, मोटर गाड़ियां बन गई, बाइक बन गई, ये सारी चीजें बन गई, कंफर्ट आ गया जी। आपको कहीं ट्रेवल मत करना है तो अपने घर से ही बैठे और सीधे चले जाओ। अब जब ये सारी चीजें आपके पास आ गई तो देखो आपको सुख साधन आए, तो प्रॉब्लम्स जो थी इधर से उधर जाने की, मैं तो एक चीज का एग्जांपल ले रहा हूं, अब वो रिप्लेस होके किससे हो गई? कंफर्ट से रिप्लेस हो गई जी। अब सुख साधन हो गए तो मजा आ रहा है जिंदगी में। पर जो नए कंफर्ट्स होते हैं उनके अंदर खुद बीज होते हैं नई समस्याओं के, नई प्रॉब्लम्स के। तो अब यहां पे एक समाधान अब एक प्रॉब्लम आ गई, पोल्यूशन आ गया जी। जब ये व्हीकल सड़कों पे चले तो पोल्यूशन आ गए, खर्चे आ गए जी, टेंशन आ गई, बहुत सारे एक्सीडेंट्स बढ़ गए, कितनी चीजें बढ़ गई। जितनी फास्ट गाड़ी आई तो उससे एक्सीडेंट्स भी वैसे भयंकर होने शुरू हो गए। अब सोचिए आप जरा, नई प्रॉब्लम्स आ गई। अभी कहते हैं हम कोरोना वायरस को लेकर डिस्कस करें, पर आपको आश्चर्य होगा हर साल करीबन, डेटा पढ़ना होता है, हर साल करीबन 70 लाख लोग, 70 लाख लोग इस वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। तो 70 लाख लोग उस पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। इस लॉकडाउन ने पोल्यूशन को घटा दिया, लोगों को जीने। सोच के देखो, जहां पर श्वास लेने के लिए एक शुद्ध हवा नहीं थी, वहां शुद्ध हवा इस लॉकडाउन की वजह से, कितना बड़ा गिफ्ट है। कहीं नेगेटिव घटता तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो बड़े ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा। तो जो प्रॉब्लम्स निकलती हैं कंफर्ट से, तो उन कंफर्ट्स में नई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखियो मैं क्या कहता हूं यहां पे,
सो यहां पे देखिए क्या कहते हैं, दी thus the result of human happiness or unhappiness remains the same. तो आदमी के हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का रिजल्ट तो सेम हुआ. कैसे हुआ देखो भैया, द न्यू जॉयज ब्रिंग न्यू सोरोज. भाई जो मजे की चीजें नहीं थी वो क्या करते, नए सोरोज ले आते हैं. एंड द ब्लेसिंग्स आर नॉट विदाउट curses either. मुझे यहां पे लिखना चाहिए बेटा, यहां पे आ जाएगा वो, ये मैं यहां लिख देता हूं. द blessings आर नॉट विदाउट curses either. अब देखिए यहां इस बात को समझने की कोशिश करें बेटा. तो मैंने कहा कि यार वो तो सेम रहता है, तो रिजल्ट क्या हुआ, आदमी की हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का रिजल्ट क्या है, वो तो सेम रहा. क्या हुआ कि जो नए जॉयज आए उनमें नए सोरो थे, यानी कि जो नई खुशियां आई उनमें नए दुख थे. और जो हमें उपकार के रूप में चीजें मिलने लगी तो उनके अंदर क्या अभिशाप भी पैदा हो गया. तो उपकार भी तो अपने साथ अभिशाप नहीं लेके आए, वो भी तो लिए करके लेके आए अपने साथ. तो लुक एट द पैराग्राफ आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. इस पैराग्राफ को देखिए जो मैंने लिखा, इसमें एक एक चीज को मैंने डिफाइन किया हैप्पीनेस से. मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि कैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे ज्यादा खुश नहीं थे या थे, और हम ज्यादा खुश हैं या नहीं है. मैं उसको जस्टिफाई करता चल रहा हूं अनबायस्ड होके. कुछ अच्छा बोल रहा हूं तो कुछ निवरा भी बोल रहा हूं. ऐसा नहीं है कि यार उनके पास जो चीजें थी वो समस्याएं थी, आज हमारे नहीं है. आज हमारे पास ठीक है, वो समस्या निकल गई तो नई समस्या पैदा हो गई. तो आपका टॉपिक इस हद तक एक्सप्लेन होना चाहिए कि कुछ भी आपने लिखा है, आपका एग्जामिनर उसमें देख के कहे कि यार सच में बहुत कुछ मुझे पता चला. दैट मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, वो इंफॉर्मेशन से भरा होना चाहिए, ना कि वही घिसी पिटी बातें आपने किताबों से उठाई और कॉपी मार के लिख दी. ऐसा नहीं बेटा, अपने आप को डेवलप करें, पढ़ें, और जब पढ़ते हैं तो चीजों का इस लेवल का स्तर पैदा आपके अंदर होता है और आप कुछ लिख पाते हैं. आगे की तरफ बढ़िए बेटा, नई बात इसमें अब आगे करता हूं, एक पैराग्राफ और लिखता हूं बेटा. अब इसको मैं लिखता चला हूं तो इससे सीखते चलें. क्या सीखते चले, इस टॉपिक की डिटेल लेते चलें. और ये देखिए मैं बॉडी किस किस तरीके से इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको ये पता. जो बच्चे अभी मुझे देखना शुरू कर रहे हैं तो एक काम करें, आप इसी को पीछे जाएं और पीछे जाकर इसको आप शुरू से देखना शुरू करें, जिससे आपको सारी चीजें मिल जाएं. अभी हम एक टॉपिक लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम है क्या, आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स. क्या हम अपने फोर फादर्स से ज्यादा खुश हैं. अब मैं एक काम कर लेता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा यहां से साफ कर लेता हूं और यहां मैं अपने टॉपिक का एक, क्योंकि मुझे जगह नीचे कम पड़ जाती है. देखिए क्या, in the society prior to industrial revolution, नहीं, prior to industrial revolution and revolution and मुझे एंड भी यहां नीचे लिखना पड़ेगा. and coming of the machine age. अब ध्यान देना बेटा मैं किस तरीके से लिखने वाला हूं. मैं हर वो एग्जाम्पल बोर्ड पे दूं. बॉडी क्या होता है ना बेटा, बॉडी में आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करने पड़ते हैं, जो एग्जाम्पल्स आपको ये बताएंगे कि आप जो भी लिख रहे हो वो क्यों ऐसा है. एंड द कमिंग ऑफ द मशीन, they कहते हैं इन द सोसाइटी प्रायर टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कमिंग ऑफ द मशीन एज.
इसमें हम कुछ अच्छा लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें हम। यस, कहते हैं कि वो सोसाइटी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की थी या फिर मशीन एज जब तक आया, तो उसमें क्या था उससे पहले में? प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन was less in the fields। क्या कहते हैं कि बेटा जो मशीन एज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, मैं उसको प्रूव कर रहा हूं बेटा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो उससे पहले का जो समाज था उसमें क्या था कि प्रोडक्शन खेतों में कम होती, तो प्रोडक्शन कम होती तो कि अब इसमें देखिए यहां पे क्या था, 10 द पीपल of that time had less food, clothing and other amenities of लाइफ। देखना बेटा मैं लिखने क्या जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सोचते रहे कि मैं लिख क्या रहा हूं। सो दस द पीपल ऑफ दैट टाइम हैड लेस फूड, क्लोथिंग एंड अदर एमिनिटीज ऑफ लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल, थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ करना मुझे, बोर्ड पे ऐसी आती है मेरी राइटिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड, बेटा इसी को मैं यूज टू भी लिख सकता हूं, हुआ करता था, उसी को यूज टू कह दो, वुड कह दो, वुड लिव एट अ लो लेवल ऑफ poverty along with industrialization came excess of all kinds of goods, materially men should have become happier. Materially men should have become happier, होना चाहिए था। However, अब देखिए इसमें, अब देखो यहां पे हम क्या करें कि आदमी को होना चाहिए था however the shortages and wants gave way to new and more complex problems। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, इन द सोसाइटी, बड़े ध्यान से देखो बेटा, इन द सोसाइटी प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि वो जो सोसाइटी थी जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी या फिर ये मशीन का दौर नहीं आया था। मैं अपनी टॉपिक को देखने कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं बेटा, जितना बड़ा आपका ऐसे होगा उसमें आपको उतने ज्यादा फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, और जितना कम आपका ऐसे होगा उन फैक्ट्स को उतना सिकोड़ कर कम शब्दों में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये यूपीएससी लेवल तक का एक ऐसे लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि वो यूपीएससी का स्टूडेंट है। छोटा करना कितना आसान होगा मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनते चलो बेटा। कहते वो समाज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का था, मशीन एज के आने से पहले का था, उस समाज में क्या था कि प्रोडक्शन बड़ी कम हुआ करती थी खेतों में। तो इसलिए क्या था, लोग जो थे उनके पास कम खाना था, कम कपड़े थे, और दूसरी सुख सुविधाएं जीवन की भी कम थी। दी अदर एमिन, चाहो तो ग्रामेटिकल इसमें द लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दी अदर एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो मोस्ट ऑफ जो लोग थे, अधिकतर लोग जो थे वो कैसा जीवन जीते थे, लो लेवल ऑफ पॉवर्टी पे जीते थे। पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो अधिकता आई किसकी, हर प्रकार के गुड्स की।
तो मटेरियली का मतलब होता है जो भौतिक सुख साधन होते हैं, तो मटेरियली मैन शुड हैव बिकम हैप्पियर, तो इंसान को तो खुश हो जाना चाहिए था। पर क्या हुआ, बट हाउएवर का मतलब होता है बेटे बट, आप बट लिख लो या हाउएवर लिख दो। हाउएवर द शॉर्टेजेस, जो कमियां थी और चाहत थी उन चीजों की, उन्होंने क्या किया, नई और गंभीर समस्याओं को पैदा कर दिया बेटा। उन्होंने क्या किया, नई और गंभीर समस्याओं को पैदा कर दिया। कैसे कर दिया भैया, देखो बड़े ध्यान से देखो क्या हुआ कि मैन लॉस्ट हिज डिग्निटी, डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस। इंसान ने क्या किया, अपनी डिग्निटी और इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया भैया, खत्म कर दिया। तो मैन लॉस्ट हिज डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस, इंसान ने क्या किया, अपनी डिग्निटी और वो सब कुछ गवा दिया। और देखो क्या हुआ, एंड द रिजल्ट इज दैट humanity has suffered in stature। बेटे स्टेचर होता है किसी भी व्यक्ति का पद, ताकत, और ह्यूमैनिटी क्या हुई है, अपने बहुत बुरे, अपनी क्वालिटी खो चुकी है। इंसानियत ने क्या कर दिया बेटा, अपनी क्वालिटी खो दी। मैं ऊपर लिखता हूं बेटा, वहां पर थोड़ा सा जगह बनाता हूं, यहां पे एक बात लिखना चाहूंगा, और देखिए यहां पर मैं क्या लिखता हूं। हुआ बेटा, ये हुआ या नहीं हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीन एज आया, तो इंसानी की काबिलियत क्या हो गई, जीरो हो गई। मशीनों का युग आ गया जी, मशीन पे काम होने लगे, जहां पर लेबर के लिए इंसान की इज्जत हुआ करती थी, अब इज्जत रही नहीं। वो बढ़ई जो अपने हाथ से किसी भी चीज को बनाता था और उसमें एक कलाकारी दिखाता था, आज मशीन सेकंड्स में कर देती है जी, इंसान की वैल्यू नहीं रही। मशीन में एक पैटर्न फिट करते हैं, मशीन ने तैयार कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि ह्यूमैनिटी जो थी वो अपने लेवल को खो गई सर। और देखिए क्या कहता है, इसमें देखना है, यहां पे बड़े ध्यान से देखो, वहीं पे देखिए क्या कहता है, मैन वर dehumanized and forced to live in slums and hovels। इंसान को क्या करना पड़ा बेटे, स्लम्स में चला गया, खंडरों में चला गया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। हर इंसान की अपनी एक महत्व था, हर इंसान के पास अपना रोजगार होता था। मशीन एज आया, चीजें बढ़ती चली गई और हम हो गई। तो इसका मतलब देखिए, मैंने इस पैराग्राफ से भी क्या जस्टिफाई किया था कि क्या हम अपने पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, पर अगर ओवरऑल पूरे समाज को देखूं तो यहां कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों, ठीक है जी, चीजों की कमी होती थी, कपड़े नहीं थे, ये नहीं थे। अब ऐसा नहीं है कि वो गए तो वो आ गए तो फिर हम खुश हो गए, नहीं भैया। उससे हुआ क्या कि हम खुश नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से जो कमियां थी उसको देखते 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 हम इस हद तक मशीन एज को ले आए, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ले आए कि इंसान ने अपनी जो एक्चुअल में उसकी एक डिग्निटी थी, उसकी इंपॉर्टेंस थी, वो खत्म हो गई और इंसानियत बुरे बुरे दौर में चली गई। लोगों ने कितना बुरे दौर में चले गई कि आज उनको डिह्यूमनाइज्ड कर दिया गया है, उनके पास उनके अधिकार नहीं रहे हैं और उनको फोर्स किया गया है स्लम्स में, यानी कि झुग्गी झोपड़ियां, टूटे फूटे मकानों में रहने के लिए। उनके महत्व नहीं राजी, काम ही नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ गई। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक ऐसा सेक्शन लिख दिया जिससे ये प्रूव कर दिया कि मशीन एज का एक बुरा प्रभाव आ गया। अब देखो मैं बायस्ड हो गया, यहां मैंने जो ये पैराग्राफ लिखा है इससे मैं बायस्ड हो गया। बायस्ड कैसे हो गया, मैंने क्या कर दिया भैया, उन लोगों के प्रति ज्यादा पक्ष रख लिया जिनको मशीनी एज से नुकसान पहुंचा है, और मैं उन लोगों का पक्ष ले गया जो मशीन एज पर लेते हैं। तो मैंने तो मशीन एज को केवल केवल नेगेटिविटी में दिखा दिया, पॉजिटिव तो डाला ही नहीं। तो मेरा राइटर का एक हक बनता है कि आप अपनी छवि ना जो आएगी एग्जाम में वो ऐसी होनी चाहिए कि इसको सब पता है भैया, ये नहीं है कि केवल ये दूर जानता, वो दूसरी बातें भी जानता। देखिए कैसे, बड़े ध्यान से देखिए, वी आर indeed fortunate to have
magnificent services of applied sciences, great discoveries and inventions, especially the benefits of the rapid strides made in the field of मेडिसन। देखिए बेटा, अब मैंने बताया कि भाई जो मतलब जितनी भी रेवोल्यूशन हुई, जो क्रांति आई, चीजें हुई, तो उनका बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ा, पर मैं अब चाहता हूं कि मैं उसका पॉजिटिव भी दिखाऊं। देखिए क्या है, वी आर इंडीड फॉर्चुनेट, हम बहुत खुश हैं, टू हैव मैग्निफिसेंट सर्विसेज, कमाल की अद्भुत वो सर्विसेज जो अप्लाइड साइंस, बेटा साइंस तो आपको पता ही क्या होता है, पर अप्लाइड साइंसेस का मतलब होता है वो चीज जो हमने अप्लाई की है। अप्लाइड साइंसेस, ग्रेट डिस्कवरीज, जो महान डिस्कवरीज हमने की है, एंड इन्वेंशंस, जो हमारे इन्वेंशंस है, स्पेशली द बेनिफिट्स ऑफ द रैपिड स्ट्राइड्स। आमतौर पर वे स्ट्राइड्स होते हैं बेटा किसी भी चीज के अंदर, आपने जो नई चीजें पैदा करी हैं, इसका मतलब इन्वेंशंस जो होती हैं आपकी। रैपिड मतलब बहुत स्पीड से जो हमने स्ट्राइड्स किया, मेडिकल फील्ड में जो हमने क्या किया है, जो हमने मतलब जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके बेनिफिट्स को लेके हम देखें तो हमने बहुत कुछ मिला है। देखिए कैसे, लाइफ टुडे इज लेस पेनफुल। आज जो जीवन है वो क्या है, वो लेस पेनफुल है। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों में आज दर्द कम है, क्योंकि बीमारियों से अब निजात है तो बहुत है। अब देखिए मैं यहां पे और लिखता हूं, मोस्ट ऑफ द diseases are controllable and curable। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपको ऐसे राइटिंग लिखना कैसे है, मैंने कहा भाई मेहनत करो तो आ जाएगा। तो डिजीज आर कंट्रोलेबल एंड क्योरेबल। इन्फेंट मोर्टेलिटी has gone down considerably। The plastic surgery holds out hope to the ugly। अब देखिए बेटा मैंने यहां पे क्या कर दिया, we are indeed fortunate to have magnificent services of the applied sciences, great discoveries and inventions, especially the benefits of the rapid strides made in the field of medicine। Life today is less painful। आज जीवन जो है वो कम पेनफुल है। अधिकतर जो बीमारियां हैं वो कंट्रोलेबल हैं या क्योरेबल हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो बहुत नीचे चली गई है, यानी कि जो बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर। इन्फेंट बच्चों का मृत्यु दर बहुत कम चला गया है, कंसिडरेबली, मतलब जिसको देखा जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी आज जो सुंदर नहीं है उन लोगों के लिए क्या बन गया, एक खौफ बन गया है कि आप वो भी सुंदर हो सकते हैं। साइंस का मैं महत्व दिखा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं थोड़ा सा बोलकर इसको आगे कैरी करूं, मैं जो इसमें कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखना हो जाएगा, तो इसका लिखित रूप आपको वहां पे टेलीग्राम के चैनल पे मिल ही जाएगा। मैं आगे बोलता हूं, देखिए इसमें क्या आता है। अब मैं इसी में आगे देखिए क्या कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स, बड़े ध्यान से सुनो बेटा, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हैज ब्रॉट मेनी ग्रेव प्रॉब्लम्स। अब देखिए क्या हुआ कि पर, अब देखो मैंने यहां पे बताया कि भाई ये सारी चीजों का फायदा मिला, साइंस का मिला, मशीन का मिला, जी हमें इन सब का फायदा मिला। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, पर वहीं पर क्या कि जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है किसका, एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का, यानी कि जो हमारा टेक्निकल नॉलेज है उसका बढ़ना,
और दूसरा मशीनों का और साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे बहुत सारी ग्रेव यानी कि बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब देखिए वो कैसे, मैंने कहा ना, हैज ब्रॉट मैनी ग्रेव सोशल एंड सॉरी, हाँ यस, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वो क्या है, बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ले आया है। देखिए कैसे लेके आया है, देखना बड़े ध्यान से। when as a result, बड़े ध्यान से सुना बेटा, when as a result, मैं इसमें दिखाऊंगा, इसमें बड़े ध्यान से देखना। कहते हैं when as a result of industrialization there is pollution, या मैं पोल्यूशन से पहले कहूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहां पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा, पहले मैं इसको बोलता हूं। when as a result of industrialization there is exploitation of the poor, conflict between the labor and capital, growing poverty, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अपैथी। अब देखिए इसके बुरे परिणाम देखिए क्या है, लोगों का, गरीबों का शोषण होना शुरू हो गया। साथ ही साथ दूसरा प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या आया कि भैया जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए लेबर और कैपिटल, यानी कि जो व्यवसायी थे उनके पास लेबर काम कर रही थी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बढ़ती हुई गरीबी, और अपैथी का मतलब घृणा, ये सब इसके देन है, ये सब इसके देख हैं। द ब्यूटी, बड़े ध्यान से सुनना, द ब्यूटी ऑफ द नेचर हैज बीन डेवास्टेटेड। जो ब्यूटी थी एंड द पीस, मैं दोनों को जोड़ता हूं, द ब्यूटी एंड द पीस ऑफ द अर्थ हैव बीन डेवास्टेटेड, यानी अर्थ के ऊपर जो पीस था, सुंदरता थी, उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया हमने। देयर इज पोल्यूशन ऑल अराउंड, हर जगह पोल्यूशन है। द गिफ्ट्स ऑफ, बड़े ध्यान से देखना, द गिफ्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज, यानी जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो हमारा गिफ्ट है वो देखिए क्या है, द गिफ्ट्स ऑफ द फैक्ट्रीज आर, अब देखिए उसमें क्या क्या है, डर्ट, स्मोक, साउंड, पोल्यूशन, ये सब कुछ है। हमें मिला क्या, ये चीजें मिली इसे। द लाइफ वी आर लीडिंग टुडे, जो जीवन आज हम जी रहे हैं, इज स्पॉटेड बाय द क्योर्स एंड मेडिसिन। आज का जीवन जो हम जी रहे हैं वो दवाइयों पर निर्भर है। द नंबर ऑफ क्योर्स एंड मेडिसिन वी हैव गॉट, द नंबर ऑफ, द मोर नंबर ऑफ, मैं इसको बड़े ध्यान से सुनना, द मोर नंबर ऑफ medicines and cures we have got of the diseases, the more number of diseases and ailments have cropped up. नई समस्याएं पैदा हो गई हैं, which are leading to the premature deaths, जिनसे बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। अब इस पहले पैराग्राफ को देखिए, अब चाहो तो अगर आपका ऐसे बहुत लंबा हो तो इसमें और ऐड कर सकते हो। आप देखिए क्या है, we are happier than our forefathers, हम अपने forefathers से हैप्पी हैं। in that we are more educated and enlightened, हम ज्यादा एजुकेटेड हैं और एनलाइटेड मतलब ज्यादा शिक्षित, मतलब चीजों को लेके जागरूक भी हैं। एंड लेस सुपरस्टिशियस, इस क्षेत्र में हम अपने फोरफादर से ज्यादा खुश हैं, ज्यादा खुश हैं। वीमेन हैव बीन इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेट का मतलब बेटा, इमेंसिपेट होता है ये वर्ड, इमेंसिपेट का मतलब होता है राजनीतिक और सामाजिक चीजों से मुक्त कर कर किसी व्यक्ति को बढ़ा देना, इमेंसिपेट होता है। वीमेन हैव बीन इमेंसिपेटेड, औरतें जो हैं उनको आज मुक्त कर दिया गया है, वो अपना जीवन जी सकती हैं। द ब्लाइंड फेथ एंड रिलीजियस फनेटिसिज्म, बेटा फनेटिसिज्म होता है किसी भी चीज को लेके पागलपन, फनेटिसिज्म। द ब्लाइंड फेथ एंड द रिलीजियस फनेटिसिज्म आर कर्सेस दैट रूल्ड आवर फोरफादर्स। ब्लाइंड फेथ और फनेटिसिज्म, रिलीजियस फनेटिसिज्म एक किस्म के अभिशाप हैं जिन्होंने हमारे मतलब पूर्वजों पे राज किया, आज हम उनसे मुक्त हैं। हाउएवर, बट, अब मैं फिर दोबारा से अनबायस्ड रहूंगा, मैं अच्छा कहूंगा तो बुरा भी कहूंगा, दोनों बातों को रखूंगा तो मेरा टॉपिक जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, हाउएवर मैन हैव लॉस्ट फेथ इन गॉड, पर इंसान ने भगवान में क्या किया, अपना विश्वास खो दिया है। He has become closed within, वो अपने अंदर ही मतलब रह गया। He is starving from lack of mental peace, आज उसके पास mental peace की कमी है। तो how can we claim greater happiness than our forefathers, हम कैसे अपने forefathers से ज्यादा खुश अपने आप को कह सकते हैं? Because today the man is self-centered, केवल अपने पर बारे में सोचता है, and has become selfish, और selfish बन चुका है। तो कैसे हम कह सकते कि अपने पूर्वजों को, मैंने दोनों पक्ष रख दिए।
अगर हमारा ब्लाइंड फेथ चला गया, रिलीजियस फेनेटिसिज्म जो हमारे पर मतलब पूर्वजों के ऊपर राज करता तो वो खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ है? इसके चक्कर में क्या हुआ? ब्लाइंड फेथ के चक्कर में हमने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया, और उससे हुआ क्या कि हमारे पास स्पिरिचुअल जो था वो सब खत्म हो गया है। इट्स फिनिश्ड। तुम कैसे अपने आप को ज्यादा खुश कह सकते हैं अपने पूर्वजों से? एक बात ये भी आती है बेटा, अगर आपको और ज्यादा कहना तो उसमें और ज्यादा भी आप जोड़ सकते हैं, अबव एवरीथिंग एल्स। अब नया पैराग्राफ बोल रहा हूं, इसे मैं लिख के दूंगा, अबव एवरीथिंग एल्स। हर चीज को देखें, हर चीज को छोड़ दें। टुडे मैन विद हिज एनहेंस्ड नॉलेज, आज अब उसने बड़े अपने बढ़े हुए ज्ञान से formulated so many instruments which can destroy the life on this earth in couple of seconds. Then nobody will have to, then nobody will have to contemplate over it who is happy, who is happier and who is not. जीवन तो इस अर्थ पे सेकंड्स में खत्म किया जा सकता है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आज हमने अपनी बड़ी नॉलेज से बना दिए। कितनी सारी चीजें आज हमारे सामने आ गई सर, न्यूक्लियर पावर आ गया, कितना कुछ है जिनकी मदद से इस पूरी अर्थ पे जीवन को ही समाप्त किया जा सकता है। देन नोबडी विल हैव टू पॉन्डर ओवर हु वाज हैप्पियर एंड हु इज हैप्पियर। कौन ज्यादा खुश था या कौन ज्यादा खुश है, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितना चाहो उतना ऐड कर दो, यहां से आप जितना चाहो अपनी बॉडी को आप उतना ज्यादा बना सकते हैं। ये लेंथ पे डिपेंड करता है बेटा, कितनी लेंथ का आपका ऐसे आया है उस पर डिपेंड करेगा बच्चे। अब आता है बेटे कंक्लूजन। सबसे लास्ट चीज आती है बेटा अपने ऐसे के अंदर, कंक्लूजन। कुछ ऐसे एसेज मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा, कुछ चीजों के विषय में आपसे जानकारी शेयर करूंगा, आप इससे जुड़े रहना और पढ़ते रहना। नाउ द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड कंक्लूजन। अगर मैं बात कंक्लूजन की करता हूं तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए बेटा? मैं हमेशा बड़े ध्यान से देखना, कहते हैं अ वीक या मैं कह दूं और फीबल कंक्लूजन ऑलवेज मार द क्वालिटी। बड़े ध्यान से देखना, इट मार्क्स द क्वालिटी ऑफ योर एसे। जो भी आपने कुछ लिखा है, अगर आपका कंक्लूजन बहुत कमजोर रह गया तो आपकी सारी क्वालिटी खत्म कर देगा। एक बात और ध्यान देना है, जब भी किसी ऐसे का कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें कुछ नया नहीं डालते। कहीं ऐसा ना करो कि आप कंक्लूजन में कोई नई चीज को डाल दो, नई बात कह दो। अगर आपने नया कह दिया तो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। दूसरा, कंक्लूजन हमेशा ये भी मैं कहूंगा मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड ब्रीफ। ये अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और ब्रीफ भी होना चाहिए, कम शब्दों में। और जो आपने कहा है उसको दोबारा से ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसको जस्टिफाई करो कि सामने वाला देखते रह जाए कि यार वाओ, क्या आपने इस बात को एंडिंग कहा है। तो मैं इसके कंक्लूजन में देखूं तो हम इसमें कह सकते हैं, यहां पर हम सोच सकते हैं, सोचो कि क्या लिखा जाए। हैप्पीनेस इज रिलेटिव, ये मैंने वही शब्द यूज कर दिया, हैप्पीनेस इज रिलेटिव। अच्छा, ये साफ करना था मुझे। हैप्पीनेस इज रिलेटिव। हैप्पीनेस जो है वो तुलनात्मक है, यहां पे मैंने कह दिया। एंड वी आर हैप्पी and unhappy at the same time. हैप्पीनेस तुलनात्मक है और हम खुश भी हैं और ना खुश भी एक ही समय में, यानी कि जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें खुश भी है और ना खुश भी है। मैं कह सकता हूं इनबैलेंस, मैं इसको यहां लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनबैलेंस, बड़े ध्यान से देखना बेटा। इन बैलेंस वी आर एज हैप्पी एज आर फोर फादर्स। हम उतने ही खुश हैं जितने हमारे फोर फादर्स थे। नो मोर नो लेस, ना ज्यादा ना कम। एंड सो probably will our descendants be। देखिए इस कंक्लूजन को, देखिए इसमें कितनी ताकत है। इस कंक्लूजन में कहा कि हम
हैप्पीनेस इज रिलेटिव, वो तुलनात्मक है। एंड वी आर हैप्पी अनहैप्पी एट द सेम टाइम, हम एक ही समय पे खुश और नाखुश दोनों हैं। लास्ट में क्या बैलेंस निकलता है कि हम उतने ही खुश हैं जितने हमारे फोर फादर्स थे। एज आर फोर फादर्स वर कह दूंगा यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, एज आर फोर फादर्स वर। हम उतने ही खुश हैं जितने हमारे फोर फादर खुश थे, ना ज्यादा ना कम। और लगता है कि हमारे आने वाले डिसेंडेंट्स होंगे वो भी उतने ही खुश रहेंगे जितने हम हैं और हमारे फोर फादर्स थे। उम्मीद करता हूं बेटे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे लास्ट तक देखे हो तो मुझे जरूर बताना लिख के कि सर मैंने पूरा पूरा इसको देखा। मुझे बड़ा खुश होगा इसमें, कमेंट में आप बताएंगे जबकि मैंने इसको पूरा पूरा देखा। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा आप सभी को कि ऐसे में कुछ और एसेज भी आऊंगा, लेटर्स भी लेके आऊंगा, स्टोरी भी लेके आऊंगा। बस आप एक काम करना, जो मैंने चीजें बताता चल रहा हूँ उसको बार बार आप नोट डाउन करना। इसका पूरा का पूरा लिखित पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।